हेलो बच्चों, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसको हम एक ही बार में कवर करने वाले हैं। कहें तो ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा, जिसमें सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको भी कवर करेंगे। और जो बोर्ड में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी कवर करेंगे। और यहाँ से जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। क्या हमारा वहाँ पर कंक्लूजन निकल के आएगा हर एक एक्टिविटी का। एक्टिविटी से ज़्यादातर सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, या फिर जो आज का मेन पर्पज़ है, वो पूरा का पूरा है कि सारी की सारी एक्टिविटी को भी कवर कर लें। जिससे क्या है, ये वाले चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाए तो आपका छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर मान लो गर्मियों के सीजन में दूध को अगर थोड़े समय के लिए आप ऐसे ही छोड़ा, गर्मियों के दिनों में ऐसे ही हम क्या कर दें, छोड़ के रख दें, तो क्या होगा, आपने देखा होगा, दूध खराब हो जाता है। वही अगर दूसरा दें, अगर आयरन ले लिया, आयरन का तवा, पैन या फिर नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि जहाँ पर एयर और वाटर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों, एयर और वाटर। तो ये क्या है, ये लोहे का बना होता है। आयरन का जब बना है, तो ये जब एयर और वाटर के संपर्क में आएगा तो इसमें हो जाएगी रस्टिंग ऑफ आयरन। कहें तो रस्ट, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी बच्चों, जंग। तो ये किसकी वजह से हुआ, आगे बात करेंगे। आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि हमारे पास कुछ फ्रूट होते हैं, जैसे ग्रेप है, अंगूर। इसका जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको किसका फॉर्मेशन मिलेगा, या क्या प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, फल से होता है। उसका जब फर्मेंटेशन कराएंगे, फर्मेंटेशन का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन कराएं, आगे हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। वही अगर मान के चलो हम खाना पका रहे हैं तो फूड इज कुक्ड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। आगे आप लोगों ने देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। सबसे पहले खाना कहाँ गया, मुंह में, उसके बाद धीरे धीरे ओसियोफेगस के थ्रू स्टमक में आया, स्टमक से के बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ भी कुछ हमारे रिएक्शंस होती हैं। वो कौन कौन सी रिएक्शन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फूड को ब्रेक करने के लिए कौन सी रिएक्शन आवश्यक है। वही अगर हम देखें वी रेस्पायर, जब रेस्पायरेशन होता है, फूड का ब्रेकिंग डाउन होता है, तो यहाँ पर कुछ हमारे गैसेस निकलती हैं और हमारी कुछ एक केमिकल इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हमारे किस टाइप का वो केमिकल इक्वेशन होगा, एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्जोथर्मिक होगा, इनके बारे में हम बात करेंगे। इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी आप लोगों ने केसेस देखे, जितनी भी सिचुएशन देखी, सारी की सारी में क्या हो रहा है, नेचर के अनुसार उसकी जो आइडेंटिटी है इनिशियल, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो पहले था वो बाद में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इसके पीछे कुछ रीजन है। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर कोई किसी प्रकार का उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे क्या था, वहाँ पर मिल्क है, अगर मान के चलो दूध को हमने समर के सीजन में थोड़े समय के लिए रख दिया, तो क्या बन जाएगा, वो दही बन जाएगा। और यहाँ पर कुछ हमें केमिकल चेंज होने को दिखा। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है वो हमारा जाके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है फिर से ये दूध नहीं बन सकता। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। क्लियर है बच्चों। आगे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है,
दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर ए आई प्रोटेक्शन। तो जब भी ये एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें लैब में, तो आप लोग आई प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। 2 सेंटीमीटर लगभग क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को आप क्लीन कर लेंगे सैंड पेपर से। क्लीन करने के बाद क्या किया, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग, चिमटा से आप पकड़ लेंगे। वर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। तो हमने क्या करा, एक चिमटा लिया, चिमटा से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया। ये हमारे पास है कोई बर्नर, अब इससे हमें क्या करना है, इसको जलाना है। ये बर्नर हमारे पास है, इसको जब इसके पास लेके आएंगे तो कैन की यहाँ पर इस तरह से आपको चिंगारी दिखाई पड़ेगी, और इसकी जो राख है हमने कलेक्ट कर ली कहाँ, ये वाले जो हमारे पास दे रखा है, इसमें हमने वॉच ग्लास में इसकी राख को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्यों कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम रिबन, ये जब बर्न हुई तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये हमारा बनेगा मेटल का ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ऑब्जर्व हुआ, तो यहाँ से कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला, एज वी हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हमने उसको जलाया मैग्नीशियम रिबन को, तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला। उसके बाद इट चेंजेज इनटू ए वाइट पाउडर, और ये सफ़ेद पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ये वाइट पाउडर आपको दिख रहा है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपको जो पाउडर दिख रहा है वो किसका पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से हुआ, यहाँ पर जो मैग्नीशियम था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, अगली एक्टिविटी की देखते हैं हम। हमारे पास ये इस तरह से एक स्टैंड दे रखा है, टेस्ट ट्यूब है ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने ये टेस्ट ट्यूब में भर रखा है, और ये हमारे पास हमने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा लेके और ये टेस्ट ट्यूब में डाला। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो गया। कलर आप देख पा रहे होंगे, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये कलर चेंज हुआ, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर येलो कलर का एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड। कहें तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड था उसके साथ रिएक्ट कौन कर गया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, और प्रोडक्ट क्या मिला, येलो कलर का लेड आयोडाइड। ठीक है, अगला रिएक्टिविटी देखते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल फ्लैक्स दे रखा है, और इसके अंदर कुछ हमने क्या करे, जिंक के ग्रेनुअल्स डाले, और ये हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 को हमने लेके थोड़ा सा इसमें डाला। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ा, जैसे हमने डाला तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर है, कॉनिकल फ्लैक्स हमारा ये दे रखा है, ग्लास ट्यूब हमारी ये, और ये हमने कॉर्क है, मतलब ऊपर से बंद कर दिया। और यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये रिएक्ट किया जिंक के ग्रेन्यूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, फॉर्मेशन ऑफ बबल, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब यहाँ से क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। हीट इज गिवन आउट, और यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, कहें तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ ऑब्जर्वेशन थे, एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने देखा। फ्रॉम द एवेब 3 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटी देखी हम लोगों ने। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ से हम लोगों ने 3 तरह की एक्टिविटी देखी। कहीं पर आप लोगों ने देखा कि प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पर आप लोगों ने देखा कि कलर चेंज हो रहा है,
और कहीं पर आप लोगों ने देखा कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंज देखा आप लोगों ने? हो सकता है कि चेंज इन स्टेट हो, स्टेट में चेंज आ जाए। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। चौथा होगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब पांचवा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से एक चेंज आपको दिखेगा। मतलब इन पांचों में से एक चीज़ आपको दिखेगी, हो सकता है दोनों चीज़ें दिखें। जैसे ये लास्ट वाली एक्टिविटी में हमारा वहाँ पर H2 गैस का एवोल्यूशन भी हो रहा था, बाहर निकल रही थी, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। ये दोनों एक साथ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कम से कम एक तो आपको दिखेगा अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड अगर मान के चलो सीधा हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये वाली प्रोसेस को हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन। अगर गैस हमारा डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ये वाली प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर वही लिक्विड हमारा डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो ये वाले को बोलते हैं फ्रीजिंग। और वही सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो मेल्टिंग। और वही लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो एवोपरेशन। और गैस वही अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो डिपोजिशन। तो ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुकी होंगी। तो ये 9th क्लास का है, ये आप लोग पढ़ चुकी होंगी। केमिकल रिएक्शन एंड फंक्शन। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये आप लोगों ने उधर देख चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों एक्टिविटी पढ़ी है। बैलेंसी चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपके पास दे रखा है हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, एल्युमिनेट, सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सभी की जो वैलेंसी है वो होती है 1। सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अगर आपके पास ये दे रखे हों, जैसे मान लो कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, बेरियम, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट, जिंकेट, तो इन सभी की वैलेंसी होती है 2। कुछ हमारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मान लो कॉपर और आयरन, इनके पास बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। मतलब इनकी वैलेंसी वेरी करती है। कॉपर की कोई फिक्स वैलेंसी नहीं होती है। तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसी तरह आयरन की वैलेंसी 2 होती है, 3 भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो एल्युमिनियम है उसकी वैलेंसी हमेशा फिक्स है। कितनी है? 3। अमोनियम की वैलेंसी 1 और लेड की वैलेंसी 2। इनको ध्यान रखना। तो ये वैलेंसी चार्ट आपको आना चाहिए, तभी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ड इक्वेशन। मतलब कोई भी आपको अगर केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीशियम को हमने वर्न करा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो वर्ड हैं उनको अगर रिप्रेजेंट करें और उनके स्टेट वगैरह को रिप्रेजेंट कर दें तो समझ जाओ वो वाली केमिकल रिएक्शन ले लेगा, बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या बना? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारे लेफ्ट साइड में लिखे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आपके राइट साइड में लिखे हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये जो एरो है वो आपको बता रहा है टू शो द डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन? किस तरफ रिएक्शन हो रही है। ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ए फॉर ए केमिकल चेंज। जैसे मान लो मैग्नीशियम है,
तो मैग्नीशियम को हमने किससे डिनोट कर दिया, उसके सिंबल से। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा केमिकल रिएक्शन का, उसको भी तुम केमिकल इक्वेशन कह सकते हो। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे, राइट साइड को बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। एरो क्या इंडिकेट करेगा, वही डायरेक्शन को। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज सेम देन इट इज वैलेंस इक्वेशन, एल्स इक्वेशन इन अनवैलेंस और स्केलर केमिकल इक्वेशन। अगर मान के चलो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो, तो समझ जाओ वो वाली हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अदरवाइज उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है वो किस प्रकार की केमिकल इक्वेशन है, तो बताना है आपको अनबैलेंस। कैसी है, अनबैलेंस। क्लियर है, आगे बात करते हैं। सो एबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर ऊपर जो रिएक्शन आपकी लिखी है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम जो दे रखे हैं वो एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम की बात करें दो हैं और प्रोडक्ट में है एक। तो ये हमारी कैसी है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप कुछ हमारे हैं इनको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो Mg, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट LHS एंड RHS। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन एरो, एरो के द्वारा वो अलग हो रहे हैं। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय प्लस साइन, मतलब दो या दो से अधिक जो हमारे रिएक्टेंट होंगे उनको हमेशा अलग करेंगे किससे, प्लस साइन से। कंडीशन मेंशन ऑन एरो, जो भी कंडीशन है, अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो फिजिकल स्टेट, तो यहाँ पर अगर फिजिकल स्टेट लिख दें, जैसे मान लो मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, MgO सॉलिड है, तो यहाँ से क्या है, फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर बता दी। तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका केमिकल इक्वेशन बिल्कुल डिटेल में हो गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किस तरह बैलेंस करें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज अ टोटल मास ऑफ एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। मतलब जितना भी मास, टोटल मास प्रेजेंट होगा कहाँ, प्रोडक्ट में, उतना ही मास कहाँ होना चाहिए, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बना है, जिंक सल्फेट। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन लिखी है। अगर हम सिंबॉलिक की बात करें तो यहाँ से होगा जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का बनेगा H2। इनको अगर बैलेंस हमें करना है तो Zn की बात करें तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितनी है, एक, तो हमने एक लिखा। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट में कितनी है, एक, तो एक लिख दिया, मतलब जिंक हमारे बैलेंस है। अब आ जाओ किस पे, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम हमारे कितने हैं, रिएक्टेंट में दो, तो यहाँ पर हम दो लिखेंगे। और भाई अगर देखें हाइड्रोजन में, अरे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कितनी है, दो, तो यहाँ पर दो लिख दिया। उसके बाद आ जाओ सल्फर। तो सल्फर यहाँ नंबर ऑफ एटम कितनी है, एक, तो यहाँ पर एक लिखा। उसके बाद ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी है, चार, तो ऑक्सीजन की कितने हो गए, चार। इसी तरह इधर देखें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में भी चार है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन ये कैसी है, बैलेंस है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, as the number of atom of element in the both the same on the both side of the arrow, hence it is balanced chemical equation। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, हर एक एलिमेंट के लिए बराबर है दोनों तरफ, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। स्टेप 1, अगर हमारे पास कोई इस तरह दे रखी है, किस तरह बैलेंस करेंगे। ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें बॉक्स बना लेंगे, बना लिए बॉक्स। उसके बाद स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कौन कौन से, डिफरेंट एलिमेंट हमारे कौन कौन से, उनको लिखेंगे। एलिमेंट Fe, तो Fe आयरन है, तो आयरन में LHS में कितना, 1, वही अगर प्रोडक्ट में देखें तो 3। हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो लगा दो 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितनी है, 4, तो 4 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। स्टेप 3, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिनके पास नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है वहां से हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। तो Fe3O4 इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, इनिशियली इन 1 इन H2O, ऑक्सीजन हमारा H2O में 1 है और इधर हमारी कितनी है, 4 है। टू बैलेंस, इनको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट यहाँ से 4 हैं और यहाँ से आपके पास कितना है, 1, तो यहाँ से हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ से 4 को हमने हटा दिया, तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह सारे केमिकल इक्वेशन को हम, सारे प्रोडक्ट को हम या फिर सारे कंपाउंड को बैलेंस कर लेंगे। तो ये हमारा जो बैलेंसिंग का मेथड है, इसको हम बाद में देखेंगे, सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। तो चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ एनदर एलिमेंट। मतलब यहाँ पर जो केमिकल अगर रिएक्शन हो रही है तो कोई भी एटम हमारा कोई दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, बट किसी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करा सकता है। ठीक है, नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम द एल्सवियर। ना तो किसी प्रकार का कोई एटम डिसअपियर होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई एटम जो है अपीयर होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर नए सब्सटेंस को बनाने के लिए क्या करेगा, वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को बनाएगा नए नए सब्सटेंस के साथ। जैसे मान चलो बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयले को जला रहे हैं तो यहाँ से क्या हुआ, CO2, मतलब कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा, क्या हुआ, CO2, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन बराबर क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे हुआ, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या हुई, आपस में कंबाइंड हुए। कंबाइंड होने के बाद क्या करे, यहाँ पर फॉर्मेशन कराए किसका, पानी का, H2O। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो पानी के मॉलिक्यूल को फॉर्म कराने के लिए ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुआ 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, तो 2H2O2 2H2O। तो इस तरह हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा रियलिटी स्टार्ट होगी कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएं, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product is called combination reaction। केमिकल रिएक्शन में जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हमारे कंबाइन हो जाएं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कराएं तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे A और B दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं, AB, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो एक दे रखा है पानी, एक तरफ दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है,
ये वाटर है, ये हमारे पास कोई थर्मोमीटर है। हमने क्या करा, ये वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में पलट दिया, तो ये हमारा बन गया सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO, सिलेक्ट लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये चूना बुझा। पहले टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। देखो अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर राइज कर गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हम बोलते हैं इसे। जब इसमें पानी मिलाया गया तो क्या हुआ, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन कराया CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हमारे दो रिएक्टेंट हैं, दो कंपाउंड हैं हमारे पास। एक है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। ये दोनों आपस में कंबाइंड होने के बाद क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलेंगे सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर हीट भी बाहर निकल रही है। तो जब हीट बाहर निकले तो इस जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं। कौन सी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं। ठीक है, डू यू नो ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग बॉल। मतलब जो सफ़ेदी करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, चूना, सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। घरों में जो सफ़ेदी करते हैं वो सिलेक्ट लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता रहता है इन रियर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो फिर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर क्या आती है, शाइनिंग आती है दीवार के ऊपर वाइट वॉशिंग करने के बाद। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मार्बल का फार्मूला है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है क्या, CaO, जब इसको हम बुझाते हैं तब। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी डिकम्पोजिशन में। ठीक, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और पानी। बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, और नेचुरल गैस हमारी होती है जैसे मीथेन है, तो इसको जब बर्न करोगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर कितना है, 1, 2, 3, तो इधर हमने 2 लगा दिया। इधर भी कितने हो गए, 4, इधर भी 4 हो गए। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट का फॉर्मेशन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, रेस्पिरेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फूड का ब्रेक होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, शुगर का ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा गैस निकलता है, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर जो C6H12O6 है, इसमें जब ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, और H2O पानी प्लस एनर्जी। एनर्जी होगी ADP में, किसमें, ADP, एनोडोसाइड डाइफॉस्फेट, पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इधर है कितने, 2, 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12 हो गया। इधर कार्बन 6 है तो इधर कार्बन के आगे 6 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू डिकम्पोज्ड इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब भी डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल मैटर का तो वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा
जो भी घर से कूड़ा वगैरह निकलता है या फिर ग्रीन हरी घास फूस होती है, जब सड़ जाती है तो क्या होता है, उससे हीट निकलती है। तो कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमारे पास दे रखा है एक ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गेज है, इसके ऊपर हमने सल्फर को रखा, सल्फर, नीचे हमने बर्नर रखा, ठीक है, और ये हमने क्या करा, आयरन को डाल दिया। जब इसको हमने हीट करा तो ये हमारा आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जो आयरन था, आयरन में हमने किसको मिलाया, सल्फर को। तो आयरन और सल्फर दोनों मिलके, और मैंने हीट भी दिया नीचे से बर्नर के थ्रू, तो ये हमारा बन गया क्या, आयरन सल्फाइड। तो जब हीट को हम एंटर कराएं तो इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन हम नाम देंगे। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाए तो समझ जाओ वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे हमारे पास कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट दे रखा है और ये क्या करे, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंपाउंड में टूट जाए, तो इनको हम क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ये टूट जाए, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बात करें, कैन टेक अ प्लेस अंडर 3 कंडीशन, ये हमारी 3 कंडीशन में हो सकता है। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप से डिकम्पोज नहीं होगी, या फिर कोई सब्सटेंस अपने आप से डिकम्पोज नहीं होगा जब तक उसमें कुछ चेंज ना करा जाए। और जो कुछ चेंज होगा वो क्या है, देखो, जैसे मान लो हीट, या तो हम उसको हीट देंगे तब डिकम्पोज होगा, या तो हम उसको लाइट एनर्जी देंगे तब जाके वो डिकम्पोज होगा, या फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाके वो डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोजिशन 3 कंडीशन में हो सकता है, या तो हम हीट दें तो डिकम्पोज हो जाए, स्प्लिट हो जाए, लाइट एनर्जी मतलब टेम्परेचर दें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएं, तब जाके ये डिकम्पोज होगा, स्प्लिट होगा कोई भी सब्सटेंस। सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास बर्नर है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है टी ट्यूब में, और इधर हमारा दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। इसको जैसे हमने हीट करा तो हीट करने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, और जो इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था लाइम वाटर, उसका कलर हो गया कैसा, मिल्की, सफ़ेद। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हमने लाइम स्टोन नाम दिया, इसको जब हमने हीट करा, हीट करने के बाद क्या बना, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना है, लाइमस्टोन है, इसको हीट करोगे तो ये टूटेगा क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट करो तो हमारे पास कोई बर्नर है, इसमें हमारा फेरस सल्फेट दे रखा है जो ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल है। इसको जैसे हमने बर्न करा तो इसमें कुछ स्मेल निकलेगी। अब वो स्मेल क्या है, देखो, तो यहाँ से FeSO4 इंटू 7H2 जो ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, इसको जैसे हीट करा तो FeSO4 जो कलरलेस होता है, ठीक है, और प्लस 7H2O, तो पानी और कलरलेस फेरस सल्फेट का उसने फॉर्मेशन कराया, फेरस सल्फेट क्लस्टर का। फेरस ऑक्साइड, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेवर्स ऑफ योर्स और योर सेल्फ, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो मुंह है वो आसपास के लोगों को या आप आसपास के लोगों के पास ना रखें, क्योंकि इसमें बहुत बुरी
स्मेल निकलती है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट, इसको हीट करा तो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्मेल बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन आप याद रखें। फेरस सल्फेट, इसको हीट करा, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेंगे। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करें तो हमारे पास ये लेड नाइट्रेट है। इसको जैसे हमने हीट करा तो हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ब्राउन कलर की यहाँ पर फ्यूम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट करा तो हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड मिला प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक अगला एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को हीट करा, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन को हीट करेंगे, अब वो हमारी स्प्लिट हो जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन का नाम जो है उसको पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, एग्जांपल देखते हैं, और शुगर है इसमें, हमने इसको हीट करा, हीट करने के बाद क्या हुआ, शुगर हमारे पास ये है, इसको हमने हीट करा, C12H11, हीट करने के बाद ये कार्बन और पानी में टूट गया। तो समझ जाओ ये हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी कंक्लूड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल पहला हम लोगों ने देखा। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, जिसमें बहुत बेकार सी स्मेल आती है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ शुगर। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ हमने एक्टिविटी देखी, कुछ रिएक्शंस देखी। ठीक है, अगला जो हमारा होएगा वो होगा सनलाइट वाला। तो हमारे पास क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हमने वॉच ग्लास में रखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होना किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड था, जैसी सनलाइट इसके ऊपर पड़ी तो इसका कलर चेंज हो गया। तो जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे इस पर सनलाइट पड़ी तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट गया। इसी तरह से क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। ये टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी, फोटोलिसिस रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्शन। मतलब जब लाइट हमारी पड़े और उसमें कुछ चेंज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलिसिस रिएक्शन। इसके दो एग्जांपल बहुत है, याद रखना। बोथ दीज रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दोनों जो रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। बोथ दीज रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। तो फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करा के। तो हमारे पास ये मग दे रखा है, ये प्लास्टिक मग है, ये बैटरी हमारे पास है, रबर स्टॉपर है, टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड है, ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, स्विच है, ये ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है। इसके अंदर हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर एसिड है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। हमने क्या करा, एसिडिफाइड वाटर इज वाटर मिक्स विद फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। तो हमारे पास जो एसिड था, जो वाटर था, इसके अंदर क्या करा हमने, थोड़ा सा एसिड को मिला दिया। एसिडिफाइड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या हो गई, आयन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक छोर पे ऑक्सीजन और एक छोर पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्प्लिट हो गया,
इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से स्प्लिट हो गया, जो कि ये वाले छोर पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और ये वाले छोर पे क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो ये हमारा पानी है। तो पानी को स्प्लिट कराने के लिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के तो टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर है। तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है। तो हमारे पास तीन थी, एक थी फोटोलिसिस, एक थी इलेक्ट्रोलिसिस, और एक थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, हम लोग मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे हम निकालते हैं, जैसे हमारे बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के लिए। क्लियर है। अगला जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, सबसे जो लीस्ट होता है वो होता है गोल्ड। इसके नीचे होता है प्लेटिनम। क्या होता है, प्लेटिनम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, गोल्ड। सबसे ज़्यादा कौन करता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम। तो शुरुआत के जो हमारे तीन मेटल हैं, ये इवन हमारे ठंडे पानी के साथ और एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ठंडे पानी के साथ और ये हमारे कुछ गर्म पानी के साथ, उसके बाद ये रिएक्ट करते ही नहीं नीचे वाले। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर वाले और लीस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे वाले। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो जो अरेंजमेंट बना है मेटल का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अभी हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जैसे हमारे पास एक दे रखा है कंपाउंड AB और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है C। तो यहाँ से क्या है, जो भी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव मेटल को उस जगह से डिस्प्लेस करा के नया कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करा देगा। जैसे हमारे पास AB है प्लस C है, तो यहाँ से C ने क्या करा, B को रिप्लेस करा के यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया CB। तो व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव एनोदर सिमिलर एलिमेंट, तो जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव कर दे दूसरे एलिमेंट को जो कि लेस रिएक्टिव होगा उसके कंपाउंड से, वो वाले केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, रिएक्टिविटी देख लो, जैसे आयरन नील है, ये हमारे पास सैंड पेपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है दोनों में। ठीक है, इसके अंदर हमने 20 मिनट तक डाला, कलर देखा, आयरन नील यहाँ रखी, फेरस सल्फेट यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बन गया क्योंकि हमने आयरन को डाला था। तो आयरन यहाँ पर कैसा होगा, लेस रिएक्टिव होगा या फिर लीस्ट रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में दे रखा था। तो आयरन ये लिखा है और कॉपर ये, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहें तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर आयरन किससे, कॉपर से। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास था। अगर इसमें हम आयरन को ऐड करें, आयरन को ऐड करें, तो यहाँ से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ये जो आयरन है इसके कंपाउंड से कॉपर को रिप्लेस करा देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। अब बचा हुआ क्या बनेगा, कॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन ये लिखा हुआ है और कॉपर ये लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हमारे पास जिंक है, जिंक हमारा रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक कहाँ लिखा हुआ है,
जिंक ये लिखा हुआ है और कॉपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव कौन बनेगा? जिंक। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया, क्या बना दिया? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग छोड़ दिया। तो जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह लेड और कॉपर क्लोराइड, तो PbCl2 लेड क्लोराइड। ठीक है, तो लेड हमारा ये लिखा है, अब क्लोराइड कहाँ है? कॉपर कहाँ है? ये है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? लेड। तो लेड ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया। तो यहाँ पर लेड डिस्प्लेस कॉपर, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट थी। इसी तरह हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट होंगी, वो हमारा सिंगल मतलब एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करा था। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास अगर दो हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह एक पॉजिटिव नेगेटिव और दे रखा है। यहाँ पर क्या है? एक दूसरे को आपस में वो डिस्प्लेस करा रहे हैं। द रिएक्शन where a precipitate is formed by exchange of ion between the reaction are example of double displacement reaction। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर हमेशा प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, हमेशा एक्सचेंज होगा आयन्स का और प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लो ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। इनसॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर ऐसा सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है जो इनसॉल्युबल हो या प्रेसिपिटेट हो, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। हमारे पास दे रखा है बेरियम क्लोराइड और एक में दे रखा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो इसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है और इधर क्या था? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड में पलट दिया। पलटने के बाद क्या हुआ? ये हमारे पास था सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड में ऐड करा, बेरियम क्लोराइड में, तो क्या बना? यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होने के बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ जिसका कलर कैसा है? वाइट, बेरियम सल्फेट। तो ध्यान रखना बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है? वाइट। मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपस में आयन का एक्सचेंज करने के बाद बेरियम सल्फेट बनाएंगे जिसका कलर होगा वाइट और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से बेरियम सल्फाइड ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? जिंक सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होने के बाद बेरियम सल्फेट बनेगा जो कोई वाइट प्रेसिपिटेट है और बनाएगा जिंक सल्फाइड। ये प्रेसिपिटेशन का सिंबल होता है, मतलब नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा किनके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर आपका जो आयन एक्सचेंज होने के बाद बनेगा वो बनेगा क्यूप्रिक आयोडाइड। ये ध्यान रखना ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, और बनाएगा क्या? पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो प्रेसिपिटेशन इज सिंबॉलिक बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी प्रेसिपिटेट है, तो उसे हमेशा इस तरह से एरो से हम दिखाएंगे। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो हमारे पास कोई यहाँ पे दे रखा है वायरगेज, ट्राइवोड, बंसन, वर्नर, चाइनाडिस, और इसके अंदर हमने ले लिया कुछ कॉपर पाउडर। जब इसको हमने हीट करा तो हीट करने के बाद क्या हुआ? कॉपर था, कॉपर को जब हीट करा तो ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट होगा, बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसको बैलेंस किया तो इधर हमारे दो कॉपर लगा दिए, इस तरह से क्या हुआ? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म कराने के लिए कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो ये वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे इथाइल एल्कोहल है, तो इथाइल एल्कोहल में सोडियम को ऐड करा तो ये सोडियम एथॉक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो इथाइल एल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर क्या करा, इथाइल एल्कोहल ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, OH लगा हुआ है, तो H को यहाँ से हटा के Na जोड़ लिया और H2 रिमूव कर दिया। सही है। जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो और ऑक्सीजन का एडिशन हो, वो वाले टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो हेंस ऑक्सीजन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को लॉस करे, तो इन टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो बना हमारा क्या, मीथेन गैस। हाइड्रोजन यहाँ पर गेन हुआ, ठीक है, बैलेंस कर लिया। O3 ऑक्सीजन, जब ये स्प्लिट हुआ तो बनेगा ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया। तो जब रिडक्शन में, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। आगे बात पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। चलिए बात करते हैं। तो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें हों, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे मान लो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कॉपर बना प्लस H2O बना। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिमूव करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस्ट हुआ, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर H2 ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो CuO इज चेंजिंग टू Cu, तो ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया, किससे, कॉपर से, कॉपर बन गया। H2 इज चेंजिंग टू H2O, जो H2 था वो क्या बन गया, H2O बन गया। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऐड हुआ। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा, Cu बनेगा। CuO गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए CuO मतलब कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन को दे उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगी, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करें उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बात करते हैं अगली रिएक्शन, BaSO4 प्लस C BaS और CO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट ने क्या करा, ऑक्सीजन को लॉस्ट करा, रिडक्शन हुआ। कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन करा, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग जी बनेगा और रिड्यूसिंग जी बनेगा। इसी तरह जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ हुआ, इसको भी इसी तरह देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है, जैसे मान के चलो दो तरह की आप नेल देख पा रहे होंगे, आयरन नेल, एक इस टाइप की एक इस टाइप की। तो इस टाइप की अगर आप बात करें, अगर हम पूछें तो ये वाली आयरन नेल हमारी बेकार हो चुकी है, कहे तो जंग लग चुकी है, और ये हमारी बिल्कुल फ्रेश है, तो इसे बोलते हैं रस्ट वाली, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड और नेटेज नॉन एज कोरोजन। कोरोजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है किसी भी मेटल का डिके होने का, किसकी वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से। तो एयर, मॉइस्चर और एसिड की वजह से जब डिके होने लगे मेटल का, तो समझ जाओ वो हमारा क्या हो रहा है, कोरोजन। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ए लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिट ओवर सरफेस ऑफ आयरन कॉल्ड रस्ट।
तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम आयरन को खुला छोड़ देते हैं तो उसके पास ऊपर एक लेयर बन जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। इट्स केमिकल फार्मूला Fe2O3H2O। तो यहाँ पर क्या है, देखो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और पानी भी प्रेजेंट है। तो जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एयर और वाटर, तो समझ जाओ उसमें क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर छा जाएगी। कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद ग्रीन सब्सटेंस। तो जो हमारे कॉपर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर ग्रीन सब्सटेंस की लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है, कोरोजन की वजह से हो रहा है। दिस ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म द ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। तो जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बना लेगा क्या, ग्रीन सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेगा, कोरोजन है। इसी तरह सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैक एंड, सिल्वर ऑब्जेक्ट काले क्यों पड़ जाते हैं, लूज देयर शाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका कलर जो है वो काला पड़ जाता है ड्यू टू कोरोजन। तो ये H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिल्वर में जब हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखना ये चीज़, काले के ऊपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड। रेंसिडिटी क्या है, तो व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम रेंसिड। तो जब भी खाने वाली चीज़ होती है या फिर फैटी चीज़ होती है, ऑयली फूड होता है, तो क्या है, जैसे मान के चलो उसको हमने लंबे समय तक रख दिया तो क्या हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है, खराब होने लगता है, बदबू देने लगता है। फूड स्मेल फाउल इट्स एंड इट्स टेस्ट चेंज। तो जो फूड है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, महक देने लगता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट हम कैसे करें, तो इसके कुछ मेथड हैं। फूड इज प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे वो एयर के संपर्क में ना आए। चिप्स आर स्टोर इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो चिप्स जो हैं उसके अंदर क्या भरा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो लीस्ट रिएक्टिव होती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आर यूज टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा नाइट्रोजन भी है। फूड आर आल्सो स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, फूड को हम फ्रिज वगैरह में भी रखते हैं एज लो टेम्परेचर रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए इट इज़ आल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। और हम लोग ये भी करते हैं कि सनलाइट से दूर रखें, एज सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सनलाइट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, तो जिसकी वजह से खाना जल्दी ख़राब होगा। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेथड हैं, ठीक है, जिससे हम क्या है, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वन शॉट वीडियो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, जो साइंस का पहला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले चैप्टर के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।